आज की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है कौन सा। तो अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये ऑटोकैड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2027 लिखा हुआ आ रहा है। ऑटोडेस्क क्या है? ये इस सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बनाती है। किसको? ऑटोकैड। ऑटोकैड के साथ साथ ये मार्केट के बहुत ज़्यादा फेमस जो सॉफ्टवेयर हैं या यूजफुल हैं वो भी बनाती है। जैसे रेविट का नाम सुना आपने, 3ds मैक्स का नाम सुना है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स कौन बनाता है? ऑटोडेस्क के हैं। सिविल 3D है। अलग अलग पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ऑटोकैड किस लिए होता है? ड्राइंग के लिए होता है, सिंपल सा। ड्राइंग को ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जो काम आप शीट पे करते हैं वैसे ही काम यहाँ करते हैं, बस ये कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, इसलिए आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। डिटेल में हम उसे पढ़ेंगे अभी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि इसका ये स्टार्टअप मेन्यू है। आप जैसे अगर स्टार्ट करते हैं तो जो भी इसका आइकन आ रहा होता है, जैसे ये आइकन आ रहा है, डबल क्लिक कर दिया आपने तो ये उस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आ जाएगा और ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 2027। अब आप सोच रहे होंगे 2026 चल रहा है तो ये 27 कैसे है? ये बिल्कुल वैसे काम करता है। ये मार्च के लास्ट सेकेंड वीक से लेके लास्ट वीक तक न्यू वर्जन लॉन्च हो जाता है। तो अभी जितने भी ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट हैं उनके लेटेस्ट वर्जन आगे होंगे 27। ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शुरू होता है कि भाई आपका अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 26-27 चल रहा है। तो ये 27 है। जैसे आपने क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, 5 ओवर की एक बॉल भी हो गई है ना, तो आप क्या कहते हैं कौन सा ओवर चल रहा है? छठा ओवर चल रहा है, यानी अगले ओवर की बात हो रही है। ऐसे सेम ये है कि अगले साल या अगला वर्जन ही ये यूज करते हैं। तो अभी कौन सा वर्जन है ऑटोकैड का? 2027, ठीक है। अब इसमें इस मेन्यू को समझ लेते हैं, ये कैसे काम करता है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो कहीं पर भी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू आ रहा है और एक ओपन आ रहा है। बाकी सभी जो इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जहां पर भी आपको लगता है कि वॉइस तेज है तो आप मुझे कमेंट भी करिए, क्योंकि हम ये दोबारा से बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा चैनल पहले वाला डाउन हो गया था, तो अब हम दोबारा बना रहे हैं और A to Z लेकर चलेंगे, जैसे हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लेकर चलते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें जो ऑफलाइन क्लासेस में होती हैं वो यहाँ नहीं हो पाएंगी, जैसे डाउट क्लियरेंस होता है या और भी चीज़ें, ठीक है। कहीं भी इश्यूज आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम ओपन का मतलब पहले से ड्राइंग है उसे, और न्यू का मतलब नई ड्राइंग को आप खोल रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ देखा मैंने ये न्यू पर क्लिक किया तो ये न्यू फाइल ओपन हो गई है ऑटोकैड की। मैं अभी क्या करूंगा, इसे क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको समझाऊं कि ये न्यू ओपन हुई है तो कैसे हुई है, ठीक है। बहुत डिटेल में बताऊंगा तो वीडियोस लंबी हो सकती हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। तो हम जब यहाँ पर वापस आ गए हैं तो मैं यहाँ न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, क्या आ रहा है? एक ऐड ISO.DWT। DWT क्या होता है? ड्राइंग टेम्पलेट होता है। क्या होता है? ड्राइंग टेम्पलेट। किसी भी फाइल का जो फाइल फॉर्मेट होता है, यानी फाइल किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी वो उसके फॉर्मेट से पता चलता है। जैसे फोटोज हैं, JPG आता है लिखा हुआ, देखा होगा आपने। PDF का PDF होता है, वर्ड के लिए डॉक आता है, तो डॉक जिसमें भी जा सकता होगा वहां पर वो फाइल जा सकती होगी, ठीक है। तो एक ऐड ऑटोकैड के लिए यूज किया है इन्होंने, ISO स्टैंडर्ड के लिए। इन सब पे हम बात करेंगे बाद में। अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये टेम्पलेट होता क्या है। जैसे आपने अभी ऑफिस में एंट्री ली या फर्स्ट टाइम ली, तो आपको कंप्यूटर्स या लैब या ये जो फर्नीचर लेआउट था ये देख के लगा होगा कि ये इंस्टीट्यूट है, लगा होगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर रैक्स लगी होती, कुछ और बॉक्सेस भरे होते उसमें, तो ऐसा लगता कि कोई कंपनी का गोडाउन है या कुछ शोरूम टाइप का है या कुछ ऐसा है। तो ये जो इंटरफेस होता है ये क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। अब इसमें जो हम फाइल ओपन करेंगे इसमें कुछ पहले से सेटिंग्स हो रखी होंगी, जैसे यहाँ हो रखी है, टेबल है, ये सब है, ठीक है। तो अब ये किसने की है? ये ऑटोडेस्क ने बनाकर दी है हमें। अगर हमें किसी और टेम्पलेट को लेना है तो यहाँ जाएंगे और यहाँ ब्राउज टेम्पलेट कर लेंगे, ठीक है। ब्राउज टेम्पलेट करने के बाद जब आप इसमें जाते हैं यहाँ पर तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है।
हम चाहें तो ये वाला ले लें, एक ऐड, और हम यहाँ से ओपन कर दें, जो हमें लेना है वो ले लेंगे। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा लेना है यहाँ पर, इसलिए बस आप ये समझिए कि टेम्पलेट जो होता है ऑटो कैड का टेम्पलेट, वो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पहले से कुछ सेटिंग्स हो रखी है। क्या सेटिंग्स हो रखी है वो हमें नहीं पता है अभी के लिए, लेकिन जब हमें वो सारी सेटिंग्स पढ़ लेंगे तो हम खुद भी अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, और ये सबसे अच्छा काम होता है। लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब हमारी 15-20 क्लासेस हो जाएंगी, हम ऑटो कैड को समझने लगेंगे, तब हम कर पाएंगे। जैसे पहली एक सेटिंग होती है यूनिट की, कि हम इसमें जो काम कर रहे हैं वो किस उसमें कर रहे हैं, यूनिट में कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेटिंग होती है, और भी सेटिंग्स होती हैं, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। किसको? इंटरफेस को, ये जो खुल के आ रहा है कैसा है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए इंटरफेस नहीं आ रहा समझ में, जैसे कल को आप आए और बाहर बोर्ड आपको, दरवाजे का जो ऊपर का बोर्ड है वो अलग दिखे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं गलत ऑफिस में तो नहीं जा रहा, या खोलें और अंदर का इंटीरियर चेंज दिखे तो आपको लगेगा, डाउट होगा थोड़ा सा। ऐसे ही है कि इसमें जो टेम्पलेट मैंने लिया है इसकी या इंटरफेस जो है वो अगर अलग खुलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको समझना जरूरी है। ये जो आपके सामने ओपन हुआ है, इससे पहले मैं आपको ऑटो कैड बता देता हूँ। ऑटो कैड की जो फुल फॉर्म होती है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बट ये डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसा कह दिया जाए वैसा बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये सेटिंग्स का आइकन है, दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे टिक हो रहा है, यानी ये जो इंटरफेस है वो किस चीज का इंटरफेस है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का। अब मैं जाता हूँ 3D बेसिक्स पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं 3D बेसिक्स पे जाऊंगा आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस चेंज हो गया। हो गया। इन सारे इंटरफेस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे कौन सा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के बारे में। ये क्लास बिल्कुल डिटेल में होने वाली है, चाहे मैं छोटी क्लास कराऊं चाहे मैं बड़ी क्लास कराऊं, इनको आप सही से देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे हमारे पास, इस इंटरफेस का नाम क्या है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होता, हमें पता ही नहीं ऑटोकैड क्या है, तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन होता क्या है। दो वर्ड है। ड्राफ्टिंग का मतलब बनाना, जो भी आप बना रहे हो वो ड्राफ्टिंग कहलाएगी। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और उस पर डायमेंशन नहीं लिखी, तो क्या सेम रेक्टेंगल आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको उसकी डायमेंशन नहीं पता। एक टेबल बना के दे दी मैंने बहुत शानदार सी, लेकिन उसमें साइजेस नहीं लिखे तो आप नहीं बना पाओगे। तो जो आपने टेबल बनाई वो ड्राफ्टिंग है, और उस पर जो भी टेक्स्ट लिखा, डायमेंशंस लिखी, ये सब क्या है, एनोटेशन है। क्या है? एनोटेशन। समझ गए आप ये बात? तो ये जो टूल्स दिख रहे हैं आपको, जैसे ये जो टूल है ड्रॉ करने का है, इससे कोई भी नई चीज ड्रॉ होगी, ये मॉडिफाई है, जो पहले से बनी हुई चीज है उनको चेंज करने के लिए। और ये एनोटेशन है, डायमेंशन हो टेक्स्ट हो ये सब के लिए। ये लेयर्स हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, और ये प्रॉपर्टीज, ये सारा डिटेल में बाद में बताई जाएगी। हर चीज पहली क्लास में नहीं बताई जा सकती, वरना कंफ्यूजन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ये? अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया किस चीज का है, ड्राइंग का एरिया है। ठीक है, और ये एरिया इनफाइनाइट एरिया कहलाता है। कैसा एरिया है? इनफाइनाइट। अब मैं इसमें कुछ टूल्स आपको समझाता हूँ। ऊपर जितना भी ये देख रहे हैं ये टूल बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टूल बार। और ये जो बीच में कर्सर देख रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, कर्सर है। लेकिन इसकी जो दो लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये कर्सर की। ठीक है, ये दो लाइन को हम कहते हैं क्रॉस हेयर। क्या कहते हैं? कभी भी ये लाइन आपको बड़ी या छोटी करनी है तो इसमें एक कमांड आती है ऑप्शन की। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो सिर्फ उतना करिए जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मत सेटिंग को चेक करिए, वरना गलती से अगर आप कुछ कर लेंगे अपने उसमें, मैं तो रिजॉल्व कर दूंगा लेकिन अपने सिस्टम में कर लिया, और खासकर वो लोग जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। वैसे तो सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ओपी करने के बाद आपको ये वीडियो विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें जाना है डिस्प्ले पर। इसमें
डिस्प्ले पर, और ये आता है क्रॉस हेयर साइज। अगर मैं इसे यहाँ से बढ़ा दूंगा जितना मुझे करना है, मैं जनरली 20-20 के आसपास रखता हूँ, 12, 15, 20 ऐसे। आपको जितना रखना है आप वो कर सकते हैं। उसके बीच में जो एक और था उसे हम कहते हैं पिक बॉक्स, तो वो सिलेक्शन में जाएंगे, ये वाला जो है, इसको आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा रख सकते हैं। ओके कर रहा हूं मैं यहाँ से। अब ये जो कर्सर आपके सामने आएगा, इस कर्सर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे क्रॉस हेयर का और पिक बॉक्स का साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस हेयर कहलाता है। इसी तरह से आप ये नीचे बॉटम में देख रहे होंगे, ये एक्स और वाई जिस पे लिखा हुआ है, ये होता है हमारा यूसीएस आइकन। क्या रहता है? यूसीएस आइकन। यूसीएस का फुल फॉर्म होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी यूजर का मतलब जो यूज कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं जहां टाइप अ कमांड लिखा हुआ आ रहा है, ये कमांड बार है या कमांड बॉक्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला टूल बॉक्स आपका टूल बार नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। तो ये ऐसे क्लिक हो रखा होगा, ऐसे हो जाता है, या ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बार बार क्लिक करते हुए रहना है। जैसे ऐसे हो जाएगा, तो तीसरी या चौथी बार में ये अपना रिपीट कर लेगा। ठीक है, वापस से वैसे ही आ जाएगा जैसे आपको चाहिए था। समझ रहे हैं आप ये बात? यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये आपका एज इट इज आ जाएगा जैसे पहले था। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है आज की क्लास में, आ गया ये वैसे ही वापस। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हो गया एक। तो दूसरा क्या है कि अगर ये आइकन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तब क्या होगा? तब आपको टाइप करना पड़ेगा रिबन। क्या टाइप करना पड़ेगा? यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, कमांड बार में जाके जरूरत नहीं। ये पुराने वर्जन में होता था। ठीक है, तो हम कमांड बार में टाइप करेंगे रिबन। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ रिबन क्लोज। ठीक है, तो रिबन क्लोज करते ही जो ऊपर वाला रिबन था वो हट गया, और वो जो मैं क्लिक कर रहा था जिसपे वो भी आइकन नहीं आ रहा है। तो अगर वो आइकन आ रहा है तभी वहां पर क्लिक करके आप ला सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है? तब आपको रिबन टाइप करना है। क्या टाइप करना है? और यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, तो हमारा रिबन वापस आ जाएगा। ठीक है, जब आपको शॉर्ट की से आदत हो जाती है तो जनरली रिबन को ऑफ कर देते हैं, और हम शॉर्ट की से ही काम करते हैं। समझ गए? अब ये जो नीचे कमांड बार है, ये कभी ना आ रहा हो तो ये कंट्रोल+9 आप करेंगे, तो उससे ये क्लोज होगा, उससे ही ये ओपन होगा। किससे? कंट्रोल+9 से। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर कमांड बार को क्लोज करना है या ओपन करना है तो आप कंट्रोल+9 देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारी शॉर्ट की है कमांड बार को वो करने के लिए क्या? कंट्रोल+9। जब आप कंट्रोल+9 देंगे तो ये इस तरह से विंडो आ जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, हम यहाँ से क्या कर देंगे? यस कर देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर अब कमांड बार नहीं आ रही है। अगर मुझे वापस लानी है तो कंट्रोल+9 दे दूंगा मैं, तो ये वापस आ जाएगी। समझ गए आप? तो कंट्रोल+9 से कमांड बार चली जाएगी, कंट्रोल+9 से वापस आ जाएगी। तो ये तो हो गया इसके इंटरफेस के बारे में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये है रिबन, जहां पर सारे टूल्स दे रखे हैं। अगर ये सिंबल आ रहा है तो यहाँ से ये मिनिमाइज हो सकता है ऐसे। ठीक है, आप क्लिक करते जाएंगे और ये आ जाएगा। लेकिन अगर ये सिंबल ही नहीं आ रहा और ये टूल बार भी नहीं आ रहा तो आपको रिबन टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है? रिबन क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? रिबन क्लोज। तो ऐसे हो रखा है, हम क्या करेंगे? लाना है तो रिबन टाइप कर देंगे। ठीक है, और जब हमने रिबन टाइप किया तो ये वापस आ जाएगा। आ गया? ये कर्सर का मैंने बता दिया था आपको। अब हम बात कर रहे हैं इसके इस स्पेस की। ये है इनफाइनाइट। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसका यूनिट देखना पड़ता है। जैसे इसके लिए यूनिट सिस्टम जो है, जैसे मैं यहाँ से यूएन एंटर करूंगा, ये शॉर्ट की है ड्राइंग यूनिट्स की। एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि हम ड्राइंग किसी भी यूनिट में बना सकते हैं और दिखा किसी और यूनिट में सकते हैं। तो ये बनाने के लिए यूनिट है, इसीलिए यहाँ लिखा है ड्राइंग यूनिट्स। क्या है? ड्राइंग यूनिट्स, यानी ड्रॉ करने की यूनिट, दिखाने की नहीं। इसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं: आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। आर्किटेक्चरल में क्या होता है? प्रिसीशन जो है वो ऐसे आता है, आधे को 1/2 लिखते हैं, एक चौथाई को 1/4। समझ गए ये? वैसे हम आधे को कितना लिखते हैं? 0.5, 0.25, 0.125 ऐसे होता है। तो इसमें जो प्रिसीशन है, प्रिसीशन किसे कहते हैं? एक्यूरेसी को। जब आप कोई भी चीज नाप रहे हो तो उसमें एक प्रिसीशन लेना बहुत जरूरी है। राउंड ऑफ जिसे पढ़ते हुए आए हो आप, पढ़ा है ना राउंड ऑफ?
जैसे मान लो कि किसी भी चीज के हुआ 299 हुए, तो आपने 300 दे दिया, 1 रुपया रख भी लिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। तो हमारा क्या है कि हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि इसमें डायमेंशंस को अगर 2 डेसिमल तक लेना है हमें, ठीक है, तो हम सारी डायमेंशन 2 डेसिमल के बाद जितना भी आ रहा होगा उसे राउंड ऑफ कर देता है ये खुद ब खुद। समझ गए? फिर आता है जैसे इंचेस, मैं जब करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो जब आर्किटेक्चरल रख रहे हैं तो आप इंचेस रखिएगा। और एंगल के लिए बाय डिफॉल्ट सेट है। इसमें जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी समझते हैं? क्लॉक, क्लॉक की जो सुइयां होती हैं ऐसे चलती हैं, इसका एंगल ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर करके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको क्लॉकवाइज रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ते हुए आए हैं। समझ गए आप मेरी बात को? और यहाँ से ओके कर देंगे, यूनिट सेट हो जाएगी। लेकिन आर्किटेक्चर के अलावा हमारे पास डेसिमल भी है। जब हमें एम, सेंटीमीटर, मीटर में काम करना है तो डेसिमल लेंगे। कितनी डिजिट तक एक्यूरेट लेना है, अगर मुझे 4.5 mm नहीं लेना, 4 mm, 4 रहे या वो 5 रहे, तो हम 0 कर देंगे, इसमें डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल में कितना भी आ रहा हो ये राउंड ऑफ करके दिखाएगा 4 या 5 तक। अगर मुझे 1 डेसिमल तक लेना है तो 4.5 कर दें। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ना कि इसको में नापो, तो आप नापने में भी गलती कर जाओगे, क्योंकि मेजरिंग टेप में को एक्यूरेटली नापा नहीं जा सकता। कोई थोड़ा सा आगे बता देगा, कोई कम बता देगा, बहुत एक्यूरेटली नापना पड़ता है हमें। ठीक है, समझ गए? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बहुत एक्यूरेटली हमें इसे नापना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? जैसे मैंने यहाँ से कर दिया। अब में करना है तो मैं यहाँ से लूंगा, सेंटीमीटर में करना है सेंटीमीटर, मीटर में करना है तो मीटर, ये कर लिया मैंने। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अगर मैं इसको रखते हुए 36.5 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ तो नहीं बनेगा, वो 37 डिग्री दिखाएगा। बन तो जाएगा लेकिन दिखाएगा कितना, 37। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डेसिमल तक लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, तो मेरा ये यूनिट सेट हो गई। पहले यूनिट सेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पेज को सेट कर सकते हैं। समझ गए यहाँ पे? इतना क्लियर है? बल्कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम कल हम इसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक है।